नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। शाम के 7 बजने को हैं। क्या कुछ हुआ है देश में आज दिन भर, इन तमाम खबरों के साथ देश दिन भर लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले खबर बिहार से, जहां पर तीसरे चरण का अब मतदान 28 तारीख को है। लेकिन इससे पहले सियासत भी गर्माती जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें नीतीश कुमार एक तांत्रिक के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप इसमें भी चल चुकी है। साथ ही साथ जेडीयू अब टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रही है। एक तांत्रिक के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस मुलाकात ने बिहार की सियासत में उबाल ला दिया है। तांत्रिक की आवाज साफ नहीं है। सिर्फ इतनी बात समझ में आ रही है कि तांत्रिक नीतीश जिंदाबाद और लालू मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। जनता ने 2 चरण के चुनाव में नकार दिया है, इसीलिए हताशा में नीतीश कुमार तांत्रिक के पास गए और लालू मुर्दाबाद करवाए। हालांकि तांत्रिक से नीतीश की मुलाकात के बारे में जब लालू यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुद को सबसे बड़ा तांत्रिक करार दिया। कौन तांत्रिक? हम तांत्रिकों से बड़ा तांत्रिक है। हम कोई तांत्रिक का वैल्यू नहीं देते। जेडीयू इसे जून 2014 का वीडियो बता रही है, लेकिन विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब यही सोच सकते हैं, समाजवाद के प्रणेता ये रूढ़िवादिता में आ रहे हैं, उनको एहसास हो गया है कि हम गए, इसलिए तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ गए। और अब खबर मुंबई से। गायक अभिजीत के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज होने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने को लेकर पीड़ित महिला ने ओशिवरा थाने में जमकर हंगामा किया। न पुलिस का डर, न किसी का खौफ। ओशिवरा पुलिस थाने के सामने हाथों में चाकू लेकर ये महिला घंटों इसी तरह हंगामा करती रही। कभी खुद को मारने की धमकी देती, तो कभी सड़क पर चल रहे लोगों को रोकती, तो कभी पुलिस वालों पर बरस पड़ती। हाथों में चाकू लेकर महिला घंटों ड्रामा करती रही। दरअसल महिला ने गायक अभिजीत के खिलाफ छेड़खानी का मामला ओशिवरा पुलिस थाने में दर्ज कराया था, लेकिन 2 दिनों तक जब इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई तो बीती रात वो हाथों में चाकू लेकर पुलिस थाने के सामने पहुंच गई। हालांकि घंटों चले इस ड्रामे के बाद पुलिस वाले ने बामुश्किल महिला को समझा बुझाकर शांत किया। बाद में पुलिस वाले पीड़ित महिला को इलाज के लिए मनोचिकित्सक के पास ले गए, तब जाकर पूरा मामला शांत हुआ। और अब खबर वाराणसी से है, जहां पर समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ लोगों की गुंडागर्दी सामने आई है। दरअसल यहां एक मेले में ये पहुंचे और इसके बाद इनकी गुंडागर्दी कुछ इस तरह से दिखाई दी। झूला झूलने को लेकर समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ लोगों की ये गुंडागर्दी है। यहाँ मेले में झूला झूलने के लिए ये पहुंचे और इन्होंने बिना पैसे के ही झूले वाले से झुलाने को कहा। जब झूले वाले ने इससे इनकार कर दिया तो इन्होंने जमकर तोड़फोड़ की और इनके साथ मारपीट भी की। एक शख्स को गंभीर चोट भी आई और इसके बाद बड़ी संख्या में इनके समर्थक भी वहां पर पहुंच गए और फिर उन्होंने बेरहमी से मेले में मौजूद इन झूले वालों को पीटना शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस यहां पहुंची और मेले को ही बंद करवा दिया गया। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि सत्ता पक्ष से जुड़े होने के चलते मारपीट करने वालों पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस जब इन्हें पकड़ रही थी तब भी इनका मारपीट का ये रवैया जारी था। लेकिन उत्तर प्रदेश में दबंगों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये अब खाकी को भी बख्शने की फिराक में नहीं है। आगरा में एक महिला पुलिस अधिकारी को थाने में जाकर इन दबंगों ने पीट दिया। गाड़ी पार्क करने को लेकर दबंग इस कदर हावी हो जाएंगे कि खाकी को भी नहीं बख्शेंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। दरअसल फिरोजाबाद के महिला थाने में तैनात महिला दरोगा भुवनेश्वरी देवी थाना सदर बाजार इलाके में किसी रिश्तेदार को देखने अस्पताल आई थी। इसी दौरान उन्होंने लवानिया डेयरी के सामने अपनी गाड़ी पार्क कर दी। डेयरी संचालक के विरोध जताने पर महिला दरोगा ने 2 मिनट में गाड़ी वहां से हटाने की बात कही, जिस पर डेयरी संचालक रोहित गुस्से में आ गया और महिला दरोगा के साथ अभद्रता करते हुए उसकी पिटाई शुरू कर दी। महिला दरोगा दबंगों के आगे गुहार लगाती रही कि वो दरोगा है, लेकिन बावजूद इसके दबंग उसकी पिटाई करते रहे। महिला सब इंस्पेक्टर फिरोजाबाद की गाड़ी खड़ी की थी, उसको ले करके कुछ लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। उनके द्वारा तहरीर दी गई, उस पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। महिला दरोगा और थाना पुलिस के साथ हुई मारपीट की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस हरकत में आ गई और डेयरी संचालक रोहित, उसके पिता, भाई और नौकर को पकड़कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और अब खबर राजस्थान के बीकानेर से, जहां श्री डूंगरगढ़ में 2 समुदायों के बीच विवाद के बाद में जमकर आगजनी हुई है, मारपीट हुई, तोड़फोड़ यहाँ की हुई है।
पुलिस ने एहतियातन अनिश्चितकाल के लिए यहाँ कर्फ्यू लगा दिया है। ये तस्वीरें हैं राजस्थान के श्री डूंगरगढ़ की, जहां कल देर रात पैदल यात्री सालासर धाम के मेले में दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी बीच दो समुदाय आपस में भिड़ गए और पूरे शहर को आग की लपटों में बदल डाला। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भीड़ को खदेड़ा, लेकिन पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही पैदल यात्रियों और भीड़ ने पूरे शहर में जमकर हंगामा किया। सब्जी मंडी की 50 से ज्यादा दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। कई मोटरसाइकिलें जला दी गईं, जिसके बाद पुलिस के अतिरिक्त बल यानी आरएसी को भी तैनात करना पड़ा और धारा 144 यानी कर्फ्यू भी लगा दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में कई लोग घायल भी हुए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी भी हालात तनावपूर्ण है। पूरे शहर में धारा 144 लागू है। मुख्य बाजार पूरी तरह बंद है। मुंबई से सटे ठाणे इलाके में शिवसेना के पूर्व पार्षद की गुंडागर्दी सामने आई है और इसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि किस तरह सरेआम एक लड़के को पीटा जा रहा है। ये चौंकाने वाला वीडियो बदलापुर का है। बदलापुर की सड़कों पर एक युवक को लोग जबरदस्ती पीट रहे हैं। युवक की बेरहमी से पिटाई करने वाले लोगों की अगुवाई कर रहे हैं शिवसेना के पूर्व पार्षद मंगेश धुले। पूर्व पार्षद तस्वीरों में खुद बेल्ट से पीटते नजर आ रहे हैं इस युवक को। 22 साल के युवक पर पड़ोस की लड़की को तंग करने का आरोप। अब तो तब हो गई जब इंसाफ के चक्कर में युवक को निर्वस्त्र कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 6 अक्टूबर की यह तस्वीर है। 5 दिन तक युवक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती रहा। फिलहाल पुलिस ने युवक को कस्टडी में ले लिया और देश की राजधानी दिल्ली अब कूड़े के ढेर में तब्दील नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली के तीनों एमसीडी के तकरीबन 1 लाख कर्मचारी वेतन भत्ते में बढ़ोतरी और कुछ 17 मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। लेकिन अब देश की राजधानी में कूड़े के साथ सियासत की भी बू आ रही है। त्योहारों के सीजन में दिल्ली एक बार फिर कूड़े के ढेर में तब्दील हो रही है। सफाई कर्मचारियों ने वेतन का मुद्दा बनाकर काम ठप कर दिया है। वहीं इस मुद्दे को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार एक बार फिर आमने सामने है। बीजेपी इसके लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं दिल्ली सरकार का दावा है कि वो उपराज्यपाल के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसे निगम को दे चुकी है, लिहाजा ये बदनाम करने की एक सियासी साजिश है। दूसरा महीना हो गया तनख्वाह का, फिर वही स्थिति आती जा रही है। हमारा मानना है जो आज एरियल रेगुलराइजेशन और कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी का जो है मामला, जब तक ये तीनों डिमांडों का स्थायी समाधान नहीं होगा तब तक स्ट्राइक वापस नहीं होगी। दिल्ली के लोग परेशान हैं, लेकिन सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। दिल्ली के नगर निगम के लोगों का जो 3200 करोड़ के आसपास पैसा है तीनों निगमों का, वो इस सरकार को देना चाहिए। कि आपको 550-600 करोड़ रुपए विज्ञापन देने में आप खर्च कर रहे हैं, आप वेतन उनको क्यों नहीं दे पा रहे? साफ है, हड़ताल और खींचा तो त्योहार के सीजन में दिल्ली वालों को और परेशानी हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरु ग्रंथ साहब के अपमान की घटना को पीड़ादायक बताया, लेकिन ये बताया भी कि अशांति फैलाने के लिए इस तरह की घटना जानबूझकर की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार सुबह अपने पंजाब दौरे के दौरान सबसे पहले माथा टेकने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे। इसके बाद केजरीवाल यहां पवित्र ग्रंथ का अपमान किए जाने के विरोध में फरीदकोट में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की गोलीबारी में मारे गए 2 सिखों के परिवार वालों से मुलाकात की। केजरीवाल ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की और कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान करने वालों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान किया उनको भी पकड़ा जाए। किसी भी मुख्यमंत्री के पास इतना समय नहीं होता कि वो हर चीज पे टिप्पणी करे, लेकिन ये बिल्कुल वेले हैं। पंजाबी भाषा में कहूँ तो मैं समझता हूँ कि जो पंजाब में हुआ बहुत दुखदायी है, उसका हर एक को निंदा करनी चाहिए। वहीं विरोधी केजरीवाल के अशांत पंजाब के दौरे पर सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर राहत कोष के गलत इस्तेमाल का आरोप लग रहा है। आरटीआई के जरिए जानकारी ली गई कि सचिवालय के एक डांस ट्रूप को बैंकॉक जाने के लिए 8 लाख रुपए दिए गए। सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र में एक और किसान खुदकुशी को मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री राहत फंड से डांस प्रतियोगिता के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। एक आरटीआई के मुताबिक बैंकॉक में होने वाले एक डांस प्रतियोगिता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 8 लाख रुपए दिए गए। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी सचिवालय जिमखाना में सरकारी कर्मचारी हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष के पैसों का इस्तेमाल सिर्फ प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए किया जाता है, लेकिन इससे उलट डांस प्रतियोगिता को स्पेशल केस मानकर फंड अप्रूव किया गया। फडणवीस सरकार के गठन के बाद से महाराष्ट्र में अब तक 2000 से ज्यादा किसान
खुदकुशी कर चुके हैं। ये तो शुद्ध गबन है और इसके ऊपर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। हालांकि सीएम का दावा है कि जो भी पैसा दिया गया है वो नियमों के तहत दिया गया है। There are 3 types of CM funds. One is for drought, one is for Jalit Shivar, and there is a third fund, out of which 25% of fund is reserved for cultural activities, and out of that 25% reserved fund, we sponsor people for cultural activities. देश दिन भर में कुछ और अहम खबरें एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहें हमारे साथ। भारत की बेटियां अब दुश्मनों पर बम बरसाने के लिए तैयार हैं। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने अब फाइटर प्लेन के कॉकपिट महिलाओं के लिए खोल दिए। भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान के पायलट के तौर पर महिलाओं की नियुक्ति को हरी झंडी मिल गई है। रक्षा मंत्रालय ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि अब महिलाएं भी भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान उड़ा सकेंगी। यही नहीं, पहली लड़ाकू विमान की महिला पायलट एयरफोर्स अकेडमी के इसी बैच से चुनी जाएगी। गौरतलब है कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस संबंध में ऐलान किया था। भारतीय वायुसेना में अभी कुल 1300 महिला अफसर हैं। इनमें से ज्यादातर ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर हैं, यानी जमीनी कामकाज से ही जुड़ी हैं। वायुसेना में महिला पायलटों की कुल संख्या 110 है, जो फिलहाल परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर ही उड़ाती रही हैं। अब तक वायुसेना में ये कहते हुए महिलाओं को लड़ाकू दस्ते में भर्ती नहीं किया जाता रहा है कि युद्ध के दौरान पकड़े जाने पर उनके टॉर्चर या बलात्कार का खतरा हो सकता है। इनफॉर्मल वर्कर्स इनिशिएटिव केंद्र सरकार ने शुरू किया। दरअसल ये असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए काम करेगी और मोदी सरकार की एक बेहद अहम पहल इसे माना जा रहा है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की समस्या को ध्यान में रखते हुए एक गैर सरकारी संस्था भीवी का जन्म हुआ, यानी भारत इनफॉर्मल वर्कर्स इनिशिएटिव। ये संस्था देश के 50 करोड़ कामगारों की आवाज बनेगी। Immediately I started a mission in Mysore to have the hacker zone, non-hacker zone, and also the private lending was the major problem there. I have given a proposal to the government to have a microfinance for these street vendors and hackers. दिल्ली में आयोजित भीवी के उद्घाटन समारोह में असंगठित क्षेत्र में हो रहे मानवाधिकार हनन और मजदूरों के मानसिक शारीरिक शोषण का सवाल भी उठा। साथ ही उनके स्किल डेवलपमेंट और जोखिम उठाने की क्षमता को विकसित करने पर भी जोर दिया गया। इसी एनजीओ के माध्यम से हम देश भर प्रवास करेंगे। हम 5 अलग अलग जोन में बैठकें करने वाले हैं और आप सभी से निवेदन है इससे जुड़िए, जिससे हम उस व्यक्ति को सम्मान दे सके, डिग्निटी ऑफ लेबर दे सके कि भविष्य के भारत में एक बच्चा बहुत ही सम्मान से कह सके कि मैं एक रिक्शा चालक का बेटा हूं या मैं एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का बेटा हूं। ऐसे भविष्य और ऐसे कल्पना के भारत को मैं देख रही हूं जहां हर व्यक्ति को हो सम्मान, दैट इज डिग्निटी ऑफ लेबर। बाल श्रम भी एक बड़ी समस्या है। इस पहल के जरिए बाल मजदूरों के शोषण पर भी समाज में जागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया। कश्मीर में बार बार मानवाधिकार हनन का आरोप लगाने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को खुद उनके ही लोगों ने आईना दिखा दिया है। दरअसल एक ऐसी कार्यक्रम में जब नवाज शरीफ अपनी बात रख रहे थे, यहाँ बलूचिस्तान के लोगों ने प्रदर्शन किया और एक्टिविस्ट ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया और पीओके में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ता ने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और अब चलते चलते आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर में इस सीजन की पहली बर्फबारी। किस तरह से इस बर्फबारी ने अब यहाँ का मौसम बदल दिया है। गुलमर्ग की ये तस्वीर, इस सीजन में ये पहली बार इतनी बर्फबारी और इसके बाद तापमान में तेजी से यहाँ गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अब आगे भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी रहेगी और मैदानी इलाकों में भी इस तरह से बारिश और बर्फबारी की संभावना है।
देश दिन भर में फिलहाल इतना ही, लेकिन इसके अलावा भी देश दुनिया का ताज़ा हाल जानने के लिए देखते रहें IBN 7।